किसी इंसान ने इस क्लास में थर्ड ईयर में गेट एग्जाम में रैंक निकाला ना, 50 के अंदर, 100 के अंदर, पूरे क्लास में वो स्टार बन जाए। अलग नजरिए से देखेंगे, हर इंसान आपको अलग नजरिए से देखेगा। हाय एवरीवन। आज का लेक्चर बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इस लेक्चर को मैं बहुत ही पेशेंस के साथ बनाना चाहता हूँ। बहुत आराम आराम से डिस्कशन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि इस लेक्चर में हम मशीन लर्निंग का एक्चुअल डेप्थ टच करने की कोशिश करेंगे। आप हमेशा देख सकते हो बहुत सारे टीचर्स को बोलते हुए, स्पेसिफिकली गेट कम्युनिटी में, कि हम रियल डेप्थ आपको दिखाएंगे मशीन लर्निंग में। पर मैं चाहता हूं कि आप उन सारे प्लेलिस्ट को जाके कंपेयर करना मेरे प्लेलिस्ट के साथ, और आप मुझे बताना आज के लेक्चर में जो मैं कहानी आपके साथ डिस्कस करूंगा, जितना रिगरस डिस्कशन करूंगा, क्या आपने सेम लेवल का डेप्थ किसी भी प्लेलिस्ट में देखा था क्या? ठीक है, मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको अलग ही लेवल का डेप्थ टच करूंगा आपके मल्टीपल लीनियर इक्वेशन में। ये मैं क्यों कर रहा हूं सर? इसका नेसेसिटी है क्या? डेफिनेटली ये बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि आपके गेट एग्जाम में एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसमें काफी अच्छे थियोरिटिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, थियोरी पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एक डेप्थ में डिस्कशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, वापस से याद दिला दूं कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे लेक्चर्स देख रहे हो। डैजलिंग करियर प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो। ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या कहानी डिस्कस किया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने सोचा था कि आपके पास जो डेटा सेट है, ठीक है, उसमें मल्टीपल फीचर्स हैं, एंड जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी हमने सोचा था क्यों ना आपका हर एक एक्स दो डायमेंशन का सोचे, मतलब दो फीचर्स का सोचे, और आपका वाई अभी भी एक ही कोई तो एक रियल वैल्यू लेगा हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए, हर एक आयत ऑब्जर्वेशन के लिए। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो सर? अगर टैबुलर फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे तो कैसे लिखेंगे? x1 x2 के दो कॉलम्स होंगे और आपके y के लिए एक कॉलम होगा। इस तरह से आपका कुछ तो डेटा सेट आपको दिखाई देगा। ओके, तो आपके इस डेटा सेट को आप मैट्रिक्स फॉर्मेट में जब लिखने की कोशिश करते हो, तो होता क्या है सर? आपके पास x, थीटा, y, y हैट, ठीक है, थीटा हैट, ऐसे कुछ चीजें आती है, राइट? इन कुछ चीजों के साथ हमें काम करना पड़ता है मैट्रिक्स फॉर्मेट में। एक्स का साइज क्या होगा सर? अगर आपका डेटा में एक्स दो फीचर का है, और सोचिए कि यहाँ पे एन ऑब्जर्वेशंस हैं। कितने ऑब्जर्वेशंस हैं सर यहाँ पे? ऐसा सोचिए कि यहाँ पे एन ऑब्जर्वेशंस हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ, चाहिए तो एन ऑब्जर्वेशंस, मतलब एन डेटा पॉइंट्स है आपके पास। तो ऑटोमेटिकली आप सोच सकते हैं, राइट, आपके एक्स का साइज क्या होगा? आपके एक्स का साइज होगा एन क्रॉस, क्या होगा सर? इसमें दो फीचर्स हैं, प्लस वन, राइट, क्योंकि एक इंटरसेप्ट वाला भी कॉलम आता है। यहाँ पे मैं सोच सकता हूँ कि यहाँ पे इसका कॉलम्स होगा थ्री। ऑटोमेटिकली टीटा का साइज क्या बनेगा सर? थ्री क्रॉस बनेगा, वन बनेगा। टीटा हैट का भी साइज सेम ही बनेगा, थ्री क्रॉस वन। ओके, वाई वेक्टर का साइज क्या होगा सर? वाई वेक्टर का साइज एन क्रॉस वन होगा। वाई हैट का भी साइज क्या होगा सर? एन क्रॉस वन होगा। तो ये कुछ चीजें आपके ऐसे टाइप के डेटा सेट के लिए ऐसी होगी, ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट करता हूं इस लेक्चर को बिगिन करने से पहले। ये हम देख चुके हैं सर लास्ट लेक्चर में, आप आपके नोटबुक में चेक कर सकते हैं, आपको समझ आएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास दो लीनियर सिस्टम्स थे, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले इस पार्ट को इग्नोर करना चाहता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं। आपके पास दो लीनियर सिस्टम थे, ठीक है। इसे मैं फॉर एग्जांपल सिस्टम वन बुलाना चाहता हूं, और यहाँ पे मैं आपके पास सिस्टम टू बुलाना चाहता हूं। सिस्टम वन कैसा था सर? एक्स थीटा इक्वल टू वाई, ये आपके पास एक लीनियर सिस्टम है। दूसरा सिस्टम कौन सा है सर? लीनियर सिस्टम एक्स ट्रांसपोज एक्स थीटा हैट इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज वाई, ये आपके पास दूसरा लीनियर सिस्टम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी आपके सिस्टम वन में हो सकता है कि आपको जीरो सॉल्यूशन मिले, हो सकता है कि कभी कभी आपको यूनिक सॉल्यूशन मिले, हो सकता है कि कभी कभी आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले। किसकी कहानी में डिस्कस कर रहा हूं सर? सिस्टम वन की।
सिस्टम टू में जीरो सॉल्यूशन हो सकता है क्या, नो सॉल्यूशन हो सकता है क्या, नहीं, यहाँ पे हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो सिस्टम टू में हो सकता है कि हमें कभी यूनिक सॉल्यूशन मिले, हो सकता है कि कभी हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले। तो ये दोनों सिस्टम्स की कहानी, ये अलग अलग केसेस में मैं डिस्कस करना चाहता हूं। टोटल कितने केसेस डिस्कस करने वाले हैं सर हम? 7 केसेस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं चाहिए तो। ये आपका पहला केस है, ये आपका दूसरा केस है, ये आपका तीसरा केस है, ये आपका चौथा केस है, ये आपका पांचवा केस है, ये आपका सिक्स्थ केस है, और ये आपका सेवेंथ केस है। ओके, तो यहाँ पे जहां जहां पे आप डी देख पा रहे हो ना, डी देख पा रहे हो, वहां पे डी के जगह आपको सिर्फ क्या सोचना है सर? 3 सोचना है। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहिए तो लिख लेता हूं। हमारे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के हिसाब से आपके डी का वैल्यू 3 है। नहीं तो नॉर्मली आपको यहाँ पे डी लिखना पड़ता है, मतलब जनरलाइजेशन करने के लिए यहाँ पे डी लिखना पड़ता है, और यहाँ पे भी आपको डी लिखना पड़ता है। ओके, तो मैं ये सारे केसेस आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। अभी के लिए मैं इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता हूं, लास्ट में हम इस पे वापस से आएंगे। सबसे पहले एक एक केस डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या है डिस्कशन करने के लिए। सबसे पहला केस, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहला फोकस हम अभी केस 1 पे करें और पूरे ध्यान से इसे समझने की कोशिश करें। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका डेटा सेट बना लेता हूं। हम क्या सोच रहे हैं कि हमारे पास डेटा सेट जो है उसमें 2 फीचर्स हैं, उसमें 2 फीचर्स हैं, और यहाँ पे आपको सोचना है कि आपके डेटा सेट में n ऑब्जर्वेशंस हैं। तो मुझे बताइए कि एक्स मैट्रिक्स का साइज क्या होगा इस पर्टिकुलर केस में? n क्रॉस 3 होगा। ठीक है, तो केस 1 एक ऐसा कहानी है, केस 1 एक ऐसा कहानी है जहां पे आपको सोचना है कि n इज ग्रेटर देन 3। इसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या है? मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास ज्यादा ऑब्जर्वेशंस हैं, कम फीचर्स हैं, राइट। n ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या है? ज्यादा ऑब्जर्वेशंस है, कम फीचर्स हैं। ठीक है, n ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या है? कि आपका मैट्रिक्स टॉल होने वाला है, राइट। आपका एक्स मैट्रिक्स को अगर आप देखने की कोशिश करोगे, उसमें ज्यादा रोज होने वाले हैं और कम कॉलम्स होने वाला है। तो आपका जो एक्स मैट्रिक्स है वो एक तरह से टॉल मैट्रिक्स होने वाला है, टॉल मैट्रिक्स, n क्रॉस 3, ज्यादा रोज कम कॉलम्स। तो वैसा पर्टिकुलर सिनारियो हम सबसे पहले केस 1 में डिस्कस करने वाले हैं। केस 1 में और एक कहानी आपको बताया गया है। आपको सोचना है कि रैंक ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, रैंक ऑफ एक्स इक्वल टू 3। इसे मैं डेफिनेटली डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में। केस 1 में और एक कहानी आपको बताया गया है। आपको सोचना है कि y इज प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x। ओके, तो सबसे पहले ये मेरे हिसाब से आप विजुअलाइज कर चुके हो, तो इसे इरेज कर देते हैं। ओके, और सबसे पहले आपके 2 लीनियर सिस्टम यहां पे मैं लिख लेता हूं, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। ओके, सिस्टम 1 की क्या कहानी है सर? एक्स थीटा इक्वल टू वाई। सिस्टम 2 की क्या कहानी है सर? एक्स ट्रांसपोज एक्स थीटा हैट इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज वाई। ओके, तो यहां पे मैं साइज लिख लेता हूं। सबसे पहले एक्स का साइज हमने क्या सोचा है सर? n क्रॉस 3 सोचा है। थीटा का साइज हमने 3 क्रॉस 1 सोचा है। y का साइज भी हमने n क्रॉस 1 सोचा है। एक्स ट्रांसपोज का साइज क्या होगा सर? अगर x का n क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस n होगा। x का साइज तो n क्रॉस 3 ही सोचा था, तो आप देख सकते हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स का साइज क्या होगा? x ट्रांसपोज x का 3 क्रॉस 3 होगा, 3 क्रॉस 3। यहां पे लिख लेता हूं, इस मैट्रिक्स का साइज है 3 क्रॉस 3। एक मिनट, मुझे 3 थोड़ा अच्छे से लिखना पसंद है पहले से ही। ओके, टीटा एट का साइज क्या होगा सर? सेम टीटा जैसा ही, 3 क्रॉस 1। ओके, एक्स ट्रांसपोज का साइज क्या है सर? 3 क्रॉस n। y का साइज है n क्रॉस 1, तो ऑटोमेटिकली रिजल्टेंट एक वेक्टर है 3 क्रॉस 1 का, रिजल्टेंट एक वेक्टर है 3 क्रॉस 1 का। और अभी हमें देखना है कि सिस्टम 1
ये स्पेसिफिकेशन के साथ कैसा बिहेव करेगा, सिस्टम टू ये स्पेसिफिकेशन के साथ कैसे बिहेव करेगा, ये हमें फिगर आउट करना है। ठीक है, आराम से फिगर आउट करते हैं। चलिए सबसे पहले सिस्टम वन पे फोकस करिए। देखिए y इज प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x, मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, y आपके कॉलम स्पेस ऑफ x में आप देख सकते हैं। उसको ऑटोमेटिकली मतलब क्या बन गया कि यहां पे सॉल्यूशन तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे सॉल्यूशन तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। तो बैकग्राउंड में क्या हुआ होगा आप सोच सकते हैं क्या, बैकग्राउंड में क्या हुआ होगा? क्योंकि आपका एजम्पशन होता है लीनियर रिग्रेशन में कि yi इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m0 प्लस एरर इन एवरी ith ऑब्जर्वेशन, ये आपका एजम्पशन होता है, राइट, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में। तो आप क्या सोच सकते हो, y इज प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x का मतलब क्या है? ये एक ऐसा सिनारियो है, ये एक ऐसा सिनारियो है जहां पे आपको सोचना है कि कोई एरर ऐड हुआ ही नहीं है, कोई नॉइस नहीं है सर आपके डेटा सेट में, कोई नॉइस नहीं है, तभी सिस्टम वन में सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, तभी y इज प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x। तो जब भी अब से आप y इज प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x सोचोगे, मतलब आपको कोई बताएगा, तो आपको ये सोचना है कि ये एजम्पशन लिया गया है आपके डेटा सेट के लिए, ये एजम्पशन लिया गया है। किसके लिए लिया गया है सर? आपके डेटा सेट किस तरह से बनाया गया था उस पे ये एजम्पशन है, ये आपके डेटा सेट पे एजम्पशन है। ओके, आपके डेटा का रिलेशनशिप है एक तरह से, डेटा सेट में एक्स एंड वाई का रिलेशनशिप है। यहाँ पे डेफिनेटली सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा क्योंकि कोई एरर है ही नहीं ऐड हुआ। ठीक है, ओके, कोई नॉइस ऐड नहीं हुआ है ऐसा बोल सकते हो आप। अभी मुझे सोचना है कि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, वो रैंक वाला टर्म बताएगा। रैंक क्या बता रहा है, एक्स का 3 है, इसका ऑटोमेटिकली क्या मतलब बन गया कि इसमें 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स तो होने चाहिए आपके एक्स मैट्रिक्स में। रैंक अगर 3 है, इसका ऑटोमेटिकली मतलब बन गया कि एक्स मैट्रिक्स में, आपके एक्स मैट्रिक्स में 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स तो है ही। एक्स में टोटल कितने कॉलम्स थे सर? आपके एक्स में टोटल कॉलम्स 3 थे और बताया गया कि तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आप समझने की कोशिश करो, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, एक्स मैट्रिक्स के सारे कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका ऑटोमेटिकली मतलब बन गया कि यहां पे आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है, यहां पे आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। ये सबसे ब्यूटीफुल केस होता है जब भी आपको सिस्टम वन में या फिर सिस्टम टू में यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है। ऐसे केसेस हम पसंद करते हैं, ऐसे केसेस हम पसंद करते हैं। ठीक है, यहां पे आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, अब मैं चाहता हूं कि हम सिस्टम टू के बारे में डिस्कशन करें, सिस्टम टू के बारे में। ओके, मुझे बताइए एक्स ट्रांसपोज एक्स मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा? तो आपको आपके लीनियर अलजेब्रा की कहानी का यहां पे यूज करना है। रैंक ऑफ एक्स ट्रांसपोज एक्स इज सेम एज रैंक ऑफ एक्स। ठीक है, तो रैंक ऑफ एक्स तो आपको बताया गया है, रैंक ऑफ एक्स तो 3 ही है, तो यहां पे लिख लेते हैं रैंक ऑफ एक्स ट्रांसपोज एक्स भी 3 है। इसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या बन गया सर कि आपके एक्स ट्रांसपोज एक्स में कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं सर? 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं। जो आपका रैंक होता है ना, किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का जो रैंक है, तो आप सोच सकते हैं कि उस मैट्रिक्स में इतने लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स तो आपको मिलेंगे। तो इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स थे सर? 3 थे, तीनों के तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट बताए गए हैं। तो यहां पे तो वापस से यहां पे भी मुझे क्या मिला सर? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। आप समझ पा रहे हो क्या? सिस्टम टू में नो सॉल्यूशन तो मिल ही नहीं सकता, यहां पे आइदर यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता था या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकता था। अगर इस मैट्रिक्स में सारे कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन ही मिलने वाला है। तो इस पर्टिकुलर केस में भी आपको यूनिक सॉल्यूशन ही मिलने वाला है। ओके, इनफैक्ट इस पर्टिकुलर सिस्टम टू के लिए आप आपका कॉस्ट फंक्शन भी यूज करने वाले हो, राइट, क्योंकि ये तो लीनियर रिग्रेशन वाली कहानी है, ये तो लीनियर अलजेब्रा वाली कहानी है, ये लीनियर रिग्रेशन वाली कहानी है, राइट। तो यहां पे तो एक्चुअली आप आपका कॉस्ट फंक्शन भी देख सकते हो, यहाँ पे तो एक्चुअली आप आपका कॉस्ट फंक्शन भी देख सकते हो, राइट। तो मैं आपको पूछ रहा हूं
जो आपने आपका टीटा हैट फाइंड किया है, टीटा हैट के जो वैल्यूज आपने फाइंड किए हैं, जैसे आपके केस में आप क्या फाइंड करोगे सर, M1 हैट, M2 हैट एंड M0 हैट, उस पर्टिकुलर पैरामीटर्स पे आपका जब कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू देखोगे तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि आपको जीरो मिलेगा सर। इस पर्टिकुलर केस में, मतलब इस पर्टिकुलर केस में आपके सिस्टम 2 में आपको जीरो कॉस्ट मिलने वाला है आपके ऑप्टिमाइज्ड पैरामीटर्स के हिसाब से। ठीक है, आपके ऑप्टिमाइज्ड पैरामीटर्स के हिसाब से जब आप सम ऑफ स्क्वायर एरर या फिर मीन स्क्वायर एरर जब आप कैलकुलेट करोगे, आपको जीरो मिलेगा सर वैल्यू, जीरो आंसर आएगा। ओके, ये क्यों आया सर, ये क्यों आया, ये आने का बेसिक रीजन वही है कि आपका y इज प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x। तो आपके डेटा सेट में हर ऑब्जर्वेशन में जो एरर था, मतलब जो नॉइस था, कोई ऐड ही नहीं हुआ था। आपके हर आयत ऑब्जर्वेशन में जो नॉइस ऐड हुआ है वो जीरो ऐड हुआ है। समझ रहे हो क्या? तो इस बार जो आप आपके पैरामीटर्स एस्टिमेट करने वाले थे, आप सोच सकते हो कि वो M1 हैट, M2 हैट, M0 हैट ऐसा बुलाने की जरूरत नहीं है। आपके ट्रू पैरामीटर्स आप एग्जैक्टली एस्टिमेट कर पाते हो, आपके ट्रू पैरामीटर्स आप एग्जैक्टली एस्टिमेट कर पाते हो, क्योंकि जब एरर कोई ऐड ही नहीं हुआ है, कोई नॉइस ऐड ही नहीं हुआ है आपके डेटा सेट में, तो आपका डेटा सेट कौन सा रिलेशनशिप होल्ड करता है सर, सारे पॉइंट्स M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M0, राइट। आपका हर एक आयत ऑब्जर्वेशन इस रिलेशनशिप को होल्ड करता है, राइट। तो यहां पे कोई नॉइस वाला टर्म है ही नहीं, तो आप एग्जैक्टली ये जो टीटा एस्टिमेट करोगे ना, टीटा हैट जो एस्टिमेट करोगे, वहां पे आप M1 हैट, M2 हैट, M0 हैट कोई एस्टिमेट्स कैलकुलेट करने वाले हो ऐसा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप सोच सकते हो कि ये एग्जैक्ट वैल्यूज जो सिर्फ भगवान को पता होते थे, वो इस बार मैं कैलकुलेट कर दूंगा, इस बार मैं कैलकुलेट कर दूंगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि आपका टीटा हैट जो आप निकालने वाले हो, उसमें आप एग्जैक्टली M1 M2 M0 का वैल्यू निकालोगे सर इस बार। ठीक है, क्योंकि आपके डेटा सेट में कोई नॉइस है ही नहीं, तो आप वो ट्रू पैरामीटर्स फाइंड कर लोगे। जब भी ट्रू पैरामीटर्स फाइंड कर लेते हो, तब एरर जीरो ही आता है। सम ऑफ स्क्वायर एरर या फिर आपके कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू इन वैल्यूज के हिसाब से जीरो ही आता है। ओके, तो मैं होप कर रहा हूं ये डिस्कशन आपको समझ में आया। अब मैं और एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ये थोड़ा एडवांस डिस्कशन हम कर रहे हैं। ठीक है, सिस्टम 2 पे ही फोकस करिए। ठीक है, सिस्टम 2 पे ही फोकस करिए। तो ये डिस्कशन थोड़ा एडवांस है, पर ये भी एक अच्छा गेट एग्जाम का थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले मैं आपका सिस्टम 2 यहाँ पे लिख लेता हूं, एक्स ट्रांसपोज एक्स टीटा हैट इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज वाई। तो आपने क्या पाया कि यहाँ पे आपके पास एक यूनिक सॉल्यूशन आता है। यूनिक सॉल्यूशन किसका सर, आपके टीटा हैट का, राइट। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखना पसंद करूंगा कि आपको यहाँ पे एक यूनिक टीटा हैट वेक्टर मिल रहा है, यूनिक टीटा हैट वेक्टर मिल रहा है। टीटा हैट वेक्टर कैसा है सर, M1 उसमें एक कंपोनेंट का वैल्यू है, M2 एक कंपोनेंट का उसमें वैल्यू है, M0 एक कंपोनेंट का उसमें वैल्यू है। ये एक 3x1 का वेक्टर है। और मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा मुझे यूनिक सॉल्यूशन ही मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक यूनिक सॉल्यूशन ही मुझे मिलेगा। ओके, और दूसरा चीज मैंने आपको क्या बताया था, आपके जे का वैल्यू इस पर्टिकुलर टीटा हैट पे जब आप देखोगे वो आपको जीरो दिखाई देगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर टीटा हैट पे जब आप जे का वैल्यू मुझे पूछोगे, मैं बोलूंगा वो जीरो है, आपके केस 1 के हिसाब से, आपके इस पर्टिकुलर केस के हिसाब से। ओके, इस यूनिक को ना थोड़ा कॉस्ट फंक्शन के रेस्पेक्ट में मैं आपको एक विजुअलाइजेशन देना चाहता हूं, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी। जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी यहाँ पे बैकग्राउंड थोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, बाद में हम वापस इस डिस्कशन पे आएंगे। थोड़ा बैकग्राउंड बनाइए। फॉर एग्जाम्पल सोचिए आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ओके, और वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। ओके, अगर मैं आपको पूछूंगा इस फंक्शन का लोवेस्ट वैल्यू क्या है, मतलब फंक्शन का लोवेस्ट वैल्यू क्या है, तो आप मुझे बोलोगे फंक्शन का लोवेस्ट वैल्यू ये पॉसिबल है।
अगर मैं आपको पूछूंगा बताइए कौन से एक्स पे वो आपको लोएस्ट वैल्यू मिला, आप बोलोगे इस पर्टिकुलर एक्स पे मिला, राइट। तो यहां पे आपको एक यूनिक एक्स पता है जिसपे लोएस्ट वैल्यू है आपके एफ ऑफ एक्स का। क्या हो अगर मैं आपके सामने ऐसा फंक्शन बनाता तो? ठीक है, क्या हो अगर मैं आपके सामने ऐसा फंक्शन एफ ऑफ एक्स बनाता? इस बार भी आपके एफ ऑफ एक्स का एक लोवेस्ट लोएस्ट वैल्यू ही है। लोएस्ट एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है सर? अगर आप मुझे पूछोगे एफ ऑफ एक्स का लोवेस्ट वैल्यू क्या है, मैं बोलूंगा ये है उसका लोवेस्ट वैल्यू। पर अगर अभी मुझे कोई क्वेश्चन पूछता है बताइए कौन से एक्स पे मिला, तो मेरे पास मल्टीपल आंसर्स हैं, मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि यूनिक सॉल्यूशन वाला केस हम क्यों प्रिफर करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया था यूनिक सॉल्यूशन वाला केस हम क्यों प्रिफर करते हैं। अभी मैंने ये आपको सिंपल बताया है थोड़ा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपका जो एक्स सोचा था वो वन डायमेंशन का सोचा था, पर आपके पास जो एक्स है वो सोचिए कि वन डायमेंशन का नहीं है सर, वो एक 3x1 का एक वेक्टर है, वो एक 3x1 का एक वेक्टर है। तो आपको जब प्लॉट देखना होगा आपके जे का विथ रेस्पेक्ट टू टीटा हैट, यहाँ पे वो टीटा हैट एक 3x1 का एक वेक्टर है। तो अभी मैं एग्जैक्ट वो विजुअलाइजेशन तो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि हम इसे देख ही नहीं सकते, पर सोचने की कोशिश करिए वो एक कॉन्वेक्स फंक्शन होगा, वो एक कॉन्वेक्स फंक्शन होगा, पर वो नीचे से फ्लैट नहीं होगा। ठीक है, वो एग्जैक्ट एक ही वैल्यू पे उसका लोएस्ट वैल्यू दे रहा है जे का, ऐसा कॉस्ट फंक्शन है। जे इक्वल टू 0 एक सिंगल टीटा वेक्टर पे वो हो रहा है। ठीक है, m1 का एक सिंगल वैल्यू मैं बताऊंगा, m2 का एक सिंगल वैल्यू मैं आपको बताऊंगा, m0 का एक सिंगल वैल्यू मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उस वैल्यू पे आपका जे का 0 वैल्यू आपको मिल रहा है। तो ऐसे टाइप का जो आपका कॉस्ट फंक्शन होता है ना, वो एक स्ट्रिक्ट कॉस्ट फंक्शन होता है, स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स कॉस्ट फंक्शन होता है, स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स। मैं होप कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे हो स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स का मतलब क्या है, वो नीचे से फ्लैट नहीं है सर। आपका जब आप ये विजुअलाइजेशन देखोगे जे का विथ रेस्पेक्ट टू टीटा हैट, वो आपको एक स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स दिखाई देगा, नीचे से फ्लैट नहीं दिखाई देगा। इसीलिए आपको यहां पे यूनिक सॉल्यूशन मिला था, इसीलिए आपको यहां पे यूनिक सॉल्यूशन मिला था। ओके, तो ऐसा कॉन्वेक्स फंक्शन हम पसंद करते हैं, हम हमेशा स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स फंक्शन के साथ काम करना पसंद करते हैं सर। ओके, ओके सर, ओके। लास्ट में मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं। जब हम बता रहे हैं कि आपके सम ऑफ स्क्वायर एरर कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू या फिर मीन स्क्वायर एरर, कोई भी आप चूज कर सकते हो, आप बता रहे हो कि आपके सम ऑफ स्क्वायर एरर का वैल्यू आपको 0 दिखाई देगा, ये कौन से डेटा सेट के लिए बता रहे हो सर? ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए बता रहे हो, ये ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए बता रहे हो। ओके, तो आपके पास जो ट्रेनिंग डेटा सेट है, ठीक है, उसके लिए जब आप सम ऑफ स्क्वायर एरर मेजर करोगे या फिर आपके कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू मेजर करोगे इन ऑप्टिमाइज्ड पैरामीटर्स के हिसाब से, तब आपको 0 वैल्यू दिखाई देगा कॉस्ट फंक्शन का या फिर सम ऑफ स्क्वायर एरर का, ये आप क्लेम कर रहे हो इस पर्टिकुलर केस में। ओके, एक और चीज बताना चाहता हूं, यहां पे भी आप ट्रेन ऐड कर दीजिए सबस्क्रिप्ट में, ट्रेन। आप लीनियर अलजेब्रा के अप्रोच के नीचे भी अगर आप लिखना चाहते हो कि यहाँ पे जे का वैल्यू फॉर ट्रेनिंग डेटा सेट 0 आएगा, तो आप लिख सकते हैं। हालांकि आप टेक्स्ट बुक में लीनियर अलजेब्रा अप्रोच से जब आप जाते हो तब जे का वैल्यू इक्वल टू 0 या फिर ग्रेटर देन 0 ये लिखना हम प्रिफर नहीं करते। उसका बेसिक रीजन है कि कॉस्ट फंक्शन का जो कहानी है वो मशीन लर्निंग की कहानी है, राइट। लीनियर अलजेब्रा में आपने कभी कॉस्ट फंक्शन सुना था क्या? नहीं सुना था। यहाँ पे आपको लिखना है तो आप लिखिए कि जे का वैल्यू 0 होगा, पर उसका कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि हम उसे यूज ही नहीं करते, राइट। आपका ये टीटा ढूंढने के लिए आप जे का कभी यूज करने वाले थे क्या? नहीं करने वाले थे, इसलिए यहाँ पे जे मैं लिखना प्रिफर नहीं करूंगा। जब भी मैं सिस्टम 1 की बात करूंगा मैं जे के बारे में लिखना प्रिफर नहीं करूंगा, सिर्फ सिस्टम 2 के लिए मैं जे का वैल्यू इक्वल टू 0 आ रहा है क्या, ग्रेटर देन 0 आ रहा है क्या, ये बताने की आपको कोशिश करूंगा। ओके सर, मैं होप कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे हो। ओके, दूसरा चीज समझने की कोशिश करिए और ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। आपको जब भी
y इज प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x बताया जाए, इसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या है सर कि आपके हर एक आयत ऑब्जर्वेशन में कोई नॉइस ऐड नहीं हुआ है, तो आपका पूरा डेटा सेट ये एग्जैक्ट रिलेशनशिप फॉलो करता है। आपका पूरा डेटा सेट में जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, जितने भी n ऑब्जर्वेशंस हैं, वो सारे ऑब्जर्वेशंस इसी रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं। तभी आप एग्जैक्ट m1 m2 m0 यहां पे एस्टिमेट कर पा रहे थे। तो जो आपको यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है और जो यूनिक सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है वो एक्चुअल में सेम ही मिलने वाला है। ये दोनों सॉल्यूशन सेम ही होने वाले हैं। मतलब आपके जो आप पैरामीटर्स निकालना चाहते हो इस मेथड से निकालिए या फिर आप इस मेथड से निकालिए, दोनों आंसर सेम ही होंगे। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए आप आपका लीनियर अलजेब्रा यूज कर सकते हो डायरेक्टली, आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की जरूरत ही नहीं है। ये क्या है सर, आपका लीनियर रिग्रेशन की कहानी है, राइट? ये मशीन लर्निंग की कहानी है। तो ऐसे पर्टिकुलर केस के लिए आपको लीनियर अलजेब्रा सफिशिएंट है सर, आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की एज सच जरूरत नहीं है। अगर आपका एम है इन पैरामीटर्स को ढूंढना, इन पैरामीटर्स को एस्टिमेट करना, ओके, तो आप आपका लीनियर अलजेब्रा का अप्रोच यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो आप थीटा वेक्टर ढूंढने वाले हो वो एग्जैक्टली सेम होगा इस थीटा वेक्टर से। ओके, ये ऐसा पर्टिकुलर केस है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ओके सर, तो मैं होप कर रहा हूं कि आपको समझ में आया मैंने जो भी डिस्कशन डिस्कशन किया है। ऐसे हम हर एक केस को अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे ताकि ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी एक ही लेक्चर में ना आ जाए। ओके सर, तो मैंने केस वन के लिए एक एग्जाम्पल रेडी किया है अपना दिमाग लगा के। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल है, जिससे आप आपका केस वन समझ सकते हो। आपका केस वन का कहानी क्या था सर? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी ग्रेटर देन 3 and rank of x should be equal to 3 and y should be present in the column space of x। ओके, तो देखिए मैंने आपके सामने जो डेटा सेट बनाने के बारे में सोचा है, वो सबसे पहले डेटा सेट मैं आपके सामने क्रिएट करता हूँ। ठीक है, आपका डेटा सेट, ये आपका ट्रेनिंग डेटा सेट है। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा सेट। यहाँ पे आपका x1 फीचर के लिए कॉलम है, यहाँ पे आपके x2 फीचर के लिए कॉलम है, और यहाँ पे आपके y के लिए कॉलम होगा। तो आपका डेटा सेट मैं यहाँ पे इस तरह से बना रहा हूँ। ओके, आपको क्या करना है सिंपली सर, x1 में ये जो कॉलम है वो एज इट इज यहाँ पे रखना है। तो मैं रख लेता हूँ 2 4 -6 -2। ओके, आपका जो x2 का कॉलम है वो भी आपको एज इट इज यहाँ पे रखना है। ये क्या है सर? 1 -1 -4 -5। ओके, और आपका ये y वाला कॉलम मुझे यहाँ पे रखना है। ओके, ये क्या है सर? 3.8 3.2 -4.2 एंड -3। ओके, आप चाहिए तो अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये जो मैंने पूरा का पूरा डेटा सेट बनाया है इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के हिसाब से बनाया है। आपके x1 x2 का वैल्यू यहाँ पे रखिए, आपको आपके y का वैल्यू 3.8 पता चलेगा। ये पर्टिकुलर x1 x2 का वैल्यू यहाँ पे रखिए, y का वैल्यू आपको 3.2 पता चलेगा। वैसे ही आपके सारे वैल्यूज आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आपको आपका ट्रेनिंग डेटा सेट दिया गया है उसमें क्या है सर? उसमें जीरो नॉइस एडेड है, राइट? आप क्या सोच सकते हैं कि हर एक ऑब्जर्वेशन में जीरो नॉइस ऐड हुआ है। इसी वजह से आपका y इज प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x। इसी वजह से आपने यहां पे लिखा है y इज प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x। ओके, दूसरा चीज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ग्रेटर देन 3। आप देख सकते हैं ये पहला ऑब्जर्वेशन, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन, ये तीसरा ऑब्जर्वेशन, ये चौथा ऑब्जर्वेशन। तो मैंने n का वैल्यू यहाँ पे 4 सोचा है, राइट? आपके n का वैल्यू यहाँ पे मैंने 4 सोचा है, 4 ऑब्जर्वेशन हैं। क्या रैंक ऑफ x इक्वल टू 3 है क्या? देखिए आपका x मैट्रिक्स कैसे दिखाई देगा सर? आपका x मैट्रिक्स कुछ ऐसे दिखाई देगा, n×3 का। आपको क्या करना है सर? आपका x1 वाला कॉलम सबसे पहले यहाँ पे रखना है, ओके, और आपके x2 वाला कॉलम आपको यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे ये सारे एंट्रीज आपके 1 वाले हो गए आपके इंटरसेप्ट के लिए। आप आपका लीनियर अलजेब्रा का नॉलेज यूज करिए
आपको रैंक इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का 3 ही मिलेगा। रैंक इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का 3 ही मिलेगा। ये मैंने कैसे मेक श्योर किया सर? मैंने ये दो वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट रखा। मैंने इन दोनों वेक्टर्स को ऐसा चूज किया जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और क्योंकि आपके एंट्रीज अलग अलग होने वाले हैं, इसलिए ये 1 से भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही हो गए। ओके, तो मैंने आपके केस 1 के हिसाब से एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने क्रिएट किया है। अब हम देखेंगे कि आप जब आपका बेस्ट फिट प्लेन बनाओगे, बेस्ट फिट प्लेन बनाओगे, तो वो एग्जैक्टली सारे पॉइंट्स को टच करने वाला है। वो एग्जैक्टली सारे पॉइंट्स को टच करने वाला है। क्यों सर? क्योंकि y इज प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x। यहाँ पे कोई एरर नहीं क्रिएट होगा, यहाँ पे कोई रेसिडियल एरर क्रिएट नहीं होगा। इनफैक्ट हमारे प्रीवियस नॉलेज से हमें पता है कि हम यहाँ पे सिस्टम 1 भी यूज कर सकते हैं एंड सिस्टम 2 भी यूज कर सकते हैं बेस्ट फिट प्लेन बनाने के लिए, राइट? आपके सिस्टम 1 से जो आप थीटा वेक्टर निकालोगे, आपके सिस्टम 2 से जो आप थीटा हैट वेक्टर निकालोगे, वो दोनों सेम ही होने वाले हैं। तो अब आपके लीनियर सिस्टम को सॉल्व करिए। ठीक है, लीनियर सिस्टम 1 क्या था? आप एक्स थीटा इक्वल टू वाई सॉल्व करिए, या फिर आप एक्स ट्रांसपोज एक्स थीटा हैट इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज वाई, ये लीनियर सिस्टम सॉल्व करिए। ये वेक्टर ढूंढिए या फिर ये वेक्टर ढूंढिए, दोनों वेक्टर सेम ही होने वाले हैं इस पर्टिकुलर केस में। आप चाहिए तो वेरीफाई कर सकते हैं। और आपके थीटा वेक्टर में आप एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर पैरामीटर्स ढूंढ लोगे। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, आप एग्जैक्टली एस्टिमेट कर पाओगे सर, आप एग्जैक्टली एस्टिमेट कर पाओगे इस पर्टिकुलर केस में। आप चाहिए तो वेरीफाई कर सकते हैं। 0.5 आंसर आएगा, 0.8 आंसर आएगा सेकेंड पैरामीटर का, एंड 2 आंसर आएगा। मैं आपको वापस से बता देता हूं, ये एग्जैक्ट ट्रू पैरामीटर्स, ठीक है, एग्जैक्ट ट्रू पैरामीटर्स आप कैसे फाइंड कर पाए सर? क्योंकि जो आपका एरर है, जो रैंडमली नॉइस ऐड हो रहा था, रैंडम नॉइस जो ऐड हो रहा था आपके हर एक ऑब्जर्वेशन में, वो 0 ऐड हुआ है। इसलिए इसलिए आप ये एग्जैक्ट ट्रू पैरामीटर्स के वैल्यूज जो सिर्फ भगवान को पता होते थे, आप केस 1 में ढूंढ पाते हो। ठीक है, तो इसलिए आप क्या दिखोगे सर? आपका सबसे पहले क्लेम क्या है, मैं यहां पे लिख लेता हूं। आपका क्लेम क्या है? जो मैं प्लेन फिट करने की कोशिश करूंगा, जो मैं यहां पे प्लेन फिट करने की कोशिश करूंगा, पास थ्रू ऑल पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स ऑफ ट्रेनिंग डेटा सेट, ऑल पॉइंट्स ऑफ ट्रेनिंग डेटा सेट। ये क्या है सर? आपके ट्रेनिंग डेटा सेट है, राइट? ट्रेनिंग डेटा सेट को देखते हुए आपने थीटा निकाला है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इस पैरामीटर्स को यूज करके जो आप प्लेन बनाने वाले हो, वो इन सारे पॉइंट्स को, वो इन सारे पॉइंट्स को टच करेगा। ठीक है, आपका प्लेन का एक्सप्रेशन क्या रहेगा सर? आपके प्लेन का एक्सप्रेशन क्या रहेगा? आपके प्लेन का एक्सप्रेशन क्या रहेगा? y इज इक्वल टू, ठीक है, 0.5 x1 प्लस 0.8 x2 प्लस इंटरसेप्ट वाला टर्म 2। तो आप इस प्लेन को फिट करने की कोशिश करोगे, और इस बार आपका प्लेन का, प्लेन जो आप फिट कर रहे हो, ठीक है, ये आपने खुद निकाला है सर। ये जो आप प्लेन फिट करना चाहते हो, ये आपने खुद निकाला है। वो एग्जैक्टली जो सिर्फ भगवान को पता होता था रिलेशनशिप, उससे क्यों मैच कर रहा है सर? ये रिलेशनशिप तो सिर्फ भगवान को पता होता था। वो जो आप प्लेन इस एस्टिमेट किए हो लीनियर रिग्रेशन यूज करके, या फिर आपके इस लीनियर सिस्टम को यूज करके, वो एग्जैक्टली क्यों मैच कर पा रहा है इससे? वापस से सेम रीजन, क्योंकि आपका हर एक आयत ऑब्जर्वेशन में जो नॉइस ऐड हुआ है, वो 0 ऐड हुआ है। नॉइस फ्री है आपका डेटा सेट। आपके सारे सारे डेटा पॉइंट्स इसी रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं। और ये दोनों कॉलम्स कैसे हैं सर? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये दोनों कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इस वजह से आप एग्जैक्ट आपके इस ट्रू रिलेशनशिप को यहाँ पे पहचान लेते हो। एग्जैक्टली इस ट्रू रिलेशनशिप को यहाँ पे आप पहचान पा रहे हो। ओके, इसका विजुअलाइजेशन देखते हैं। ओके, तो ये रहा वो विजुअलाइजेशन जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी देखिए, आपके इस 3 डायमेंशन प्लॉट में z को आपको y समझना है आपका लेबल के लिए,
एक्स को आपका x1 फीचर समझना है, y को आपका x2 फीचर समझना है, क्योंकि x1 x2 के टर्म्स में हमें डेस्मॉस टूल में नहीं मिल सकते एक्सिस के नाम। तो x एक्सिस को आपका x1 एक्सिस समझिए, y एक्सिस को आपका x2 फीचर के लिए समझिए, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है उसको आप आपका लेबल समझिए। तो मैं आपको आपका एक 3 डायमेंशन प्लॉट बता रहा हूँ, ठीक है। आपके जो वो 4 ऑब्जर्वेशंस थे, ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लॉट किए हैं। तो जब अभी आप आपका वो पर्टिकुलर प्लेन यहाँ पे फिट करोगे, आप यहाँ पे देखिए आपका प्लेन इन चारों पॉइंट्स को टच कर रहा है। आप यहाँ पे चाहिए तो देखिए आपका जो प्लेन है वो चारों पॉइंट्स को टच कर रहा है, चारों पॉइंट्स को। ओके, चारों पॉइंट्स को। एक और चीज, एक और चीज, मैंने क्या बताया था कि x1 एंड x2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आपका ये वेक्टर और आपका ये वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये जब ये आपका 2 फीचर वाला डेटा है ना, इसे आप ग्राफिकली भी देख सकते हो। आपको ऊपर से देखना है, टॉप व्यू से देखना है। इसे मैं हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। आपको टॉप व्यू से देखना है आपके एक्स वाई प्लेन पे। आपके ये सारे पॉइंट्स, ये चारों के चारों पॉइंट्स एक पर्टिकुलर लाइन पे ऐसा नहीं दिखाई दे रहे हैं, राइट। बिखरे हुए थोड़े दिखाई दे रहे हैं। आपके ये चारों पॉइंट्स बिखरे बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, स्कैटर्ड दिखाई दे रहे हैं। एक पर्टिकुलर लाइन के डायरेक्शन में कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, राइट। ये थोड़े स्कैटर्ड है। इसका ही मतलब है कि आपका x1 फीचर एंड x2 फीचर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हमने क्या देखा सर? हमने देखा कि हम एग्जैक्टली जो प्लेन ढूंढते हैं वो इस बार इन चारों पॉइंट्स को टच कर पा रहा है, चारों पॉइंट्स को टच कर पा रहा है। ये क्यों हुआ सर? वापस से बता देता हूं। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपका जो एरर ऐड हो रहा है, नॉइस ऐड हो रहा है, आपके हर एक आयत ऑब्जर्वेशन में वो 0 ऐड हो रहा है, ठीक है। इसलिए आपका जो प्लेन आपने फिट किया है, इन सारे ऑब्जर्वेशंस को वो टच कर पा रहा है। जो हमारा क्लेम था वो सच है। मैं होप कर रहा हूं कि आपको समझ में आया। इसी वजह से, इसी वजह से जब आपके इस ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए, ठीक है, आपके इस एस्टिमेटेड पैरामीटर्स के हिसाब से जब आपका कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू देखोगे, सम ऑफ स्क्वायर एरर देखोगे, कोई भी डेटा पॉइंट के लिए आपका एरर हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आपका प्लेन जो आपने फिट किया है सारे पॉइंट से पास हो रहा है। इसलिए आपका जो एरर है वो 0 आता है इस पर्टिकुलर केस में। मतलब सम ऑफ स्क्वायर एरर आपके ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए 0 आता है। यहाँ पे लिख दीजिए चाहिए तो, ये ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए बातें हो रही है। ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए इन पैरामीटर्स के हिसाब से आपके सम ऑफ स्क्वायर एरर को मेजर करोगे तो 0 दिखाई देगा। क्यों दिखाई दे रहा है सर 0? क्योंकि आपका प्लेन सारे पॉइंट्स को टच कर रहा है ना, तो कोई एरर है ही नहीं, कोई एरर है ही नहीं। ओके, मैं होप कर रहा हूं कि आपको समझ में आया आपका केस 1 का विजुअलाइजेशन। हाय एवरीवन, मैं होप कर रहा हूँ कि आप हमारे मशीन लर्निंग के लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें, तो आप उस ग्रुप में पार्टिसिपेट करिए, ज्वाइन करिए। उस ग्रुप में आप चैट नहीं कर सकते, सिर्फ मैं ही मैसेज भेज सकता हूँ। पर उसका एडवांटेज ये होगा कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उस ग्रुप में उसी सीक्वेंस में आएगा जिस हिसाब से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दूसरा चीज़, मैं असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी उस ग्रुप में ही अपलोड करता हूँ। तो अगर आप उस ग्रुप के पार्ट नहीं होगे तो आप असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिस कर दोगे। ओके, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप हमारे लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं। फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग, नाम हमेशा याद रखना, नाम बहुत ही सोच समझ के रखा गया है। फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग। अपना अपना इंटरप्रिटेशन आप ले सकते हैं, पर मुझे पता है कि इस नाम का मीनिंग क्या है। बस मैं आपको बताना नहीं चाहता। थैंक यू।